अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ और कोयले की बोरियों को उठा उठा कर रखते जाओ। हाँ, इस तरह काम करोगे तो शाम हो जाएगी लेकिन काम खत्म नहीं होगा। साहब, बहुत जोरों से भूख लगी है साहब। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। कुछ पैसे दे दीजिए, पहले मैं कुछ खाकर आ जाऊं साहब, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अबे हट, बड़ा आया पैसे मांगने वाला तू। हाँ, क्या यहाँ नवाब है जो तुझे मैं पैसे दे दूं? अरे तुझे पैसे दिए तो यहाँ सब मुझसे पैसे मांगेंगे। धक्का लगाने की वजह से बेचारा दुर्गेश नीचे गिर जाता है और रोते हुए कोयले की खान से कोयले की बोरियां उठाकर गाड़ी में लोड करता रहता है। ये सब सावित्री अपनी बहू फुलवा के साथ देख रही होती है। तभी फुलवा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास सावित्री से कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं मुनीम साहब से थोड़े पैसे मांगूं। फुलवा बहू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने बाकी के दिन गुजारे हैं, आज का भी दिन गुजार लेंगे। बेचारी सावित्री और फुलवा दोनों मिलकर कोयले की खदान से कोयला उठाती हैं और अपनी पीठ पर वजन लाद कर उसे गाड़ी में लोड करती रहती हैं। इतनी मजदूरी करके उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। शाम होते होते सारे मजदूर लाइन में लग जाते हैं और अपने पैसे लेने का इंतजार करते हैं। अरे सभी लोग लाइन में लगे रहो, सबको पैसा मिलेगा। और दुर्गेश, तूने आज सही से काम नहीं किया, इसलिए तेरी दिहाड़ी में से 50 रुपए में काट रहा हूँ। अरे साहब, ऐसा अन्याय मत कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक एक रुपया कमाने में। अरे जल्दी से ये 250 रुपए पकड़ ले, नहीं तो तुझे ये भी नहीं मिलेंगे, मैं किसी और को दे दूंगा। बेचारा दुर्गेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और चुपचाप अपने पैसों में से 50 रुपए कटवा कर बाकी के पैसे ले जाता है। ऐसे ही मुनीम धीरे धीरे एक एक किसी न किसी की दिहाड़ी में से पैसा काटता रहता है। कुछ ही देर में सावित्री और फुलवा का नंबर आ जाता है। मुनीम सावित्री के बाद फुलवा को 50 रुपए एक्स्ट्रा देते हुए कहता है, अपने कोमल कोमल हाथों से इतनी मेहनत करती हो, इसलिए तुम्हें 50 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ। मुनीम कहने को तो 55 साल का होता है, लेकिन उसकी नियत बेचारी विधवा फुलवा, जो कि अभी केवल 25 साल की होती है, मुनीम की गंदी नजर बेचारी फुलवा के ऊपर होती है। चल फुलवा, घर जाने के लिए देरी हो रही है। सावित्री और फुलवा दोनों दिन भर की मेहनत करके घर की तरफ लौट जाते हैं और अपने लिए खाना खरीद लेते हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही होती है। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद उन्हें शाम को पैसे मिलते हैं और वो उन पैसों से अपना गुजारा करती है। एक रात वो दोनों अपने घर में सो रही होती हैं। तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात कहीं कौन आया है जो दरवाजा खटखटा रहा है? तभी सावित्री की आंखें खुलती हैं और वो फुलवा से कहती है, अरे बहू, तू यहीं रुक, मैं जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। जैसे ही सावित्री दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने मुनीम शराब के नशे में खड़ा होता है, जिसे देखते ही सावित्री कहती है, अरे मुनीम जी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम आ गया है क्या? हाँ, काम तो था ही मुझे। मेरी फुलवा का चेहरा देखना है मुझे, जल्दी से उसका चेहरा दिखाओ भाई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुनीम? सरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। मेरी बहू है वो, उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। अरे हट, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मेरी फुलवा को देखने से रोकेगी? अरे रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मुनीम सावित्री को धक्का दे देता है, जिसके बाद सावित्री बेचारी नीचे गिर जाती है। मुनीम फुलवा के पास आता है और उससे कहता है, फुलवा, ओ मेरी फुलवा, अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब तेरे सिवा मुझे कोई भाता नहीं। मुनीम जी, अपने घर जाइए, आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही होगी। ऐसे इतनी रात गए किसी औरत के घर नहीं आना चाहिए। अरे तू किसी की नहीं, तू तो मेरी है, मेरी। मुनीम के इतना कहते ही फुलवा एक जोरदार तमाचा मुनीम के गालों पर मारती है, जिसके बाद मुनीम के गालों पर फुलवा की पांचों उंगली छप जाती हैं। आइंदा अगर तुम मेरे आसपास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं काम वालों को इकट्ठा कर लूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चाटा मारा? अभी रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मुनीम फुलवा के जैसे ही पास जाने वाला होता है, सावित्री पीछे से उसे एक जोरदार डंडा मारती है,
जिसके बाद सावित्री के डंडे की मार से वो वहां से 9-2-11 हो जाता है। जिसके जाने के बाद सावित्री अपनी बहू फुलवा से कहती है, एक गरीब लाचार बेबस औरत की यही तो जिंदगी होती है। या तो इन कुत्तों को इनकी मनमानी करने दो, या फिर भूखे रहकर जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दो। लेकिन बहू, तेरे आगे कोई मजबूरी नहीं है। तू मुझे छोड़कर अपने मायके चली जा। क्यों मेरी वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है? माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आज के बाद हम कोयले की खान में मजदूरी नहीं करेंगे, हम कहीं और काम ढूंढ लेंगे। अगले दिन से फुलवा और सावित्री दोनों मिलकर दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं रखता। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां टूट पड़ती हैं। अरे फुलवा बहू, घर में कुछ पड़ा है तो बना ले, बहुत जोरों से भूख लग रही है। माँ जी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, भला अब मैं क्या बनाऊं? ऐसे हमारा घर नहीं चल पाएगा। एक काम करती हूँ, मैं ही मुनीम के जाकर हाथ पैर जोड़ लेती हूँ, कम से कम हमें काम तो मिल जाएगा। फुलवा और सावित्री को कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो दोनों मुनीम के पास जाने ही वाले होते हैं कि तभी उनके घर उर्मिला आ जाती है। अरे सावित्री बहन, तुम अपनी बहू फुलवा के साथ मजदूरी करने क्यों नहीं आ रही हो? तुम्हें पता है उस मुनीम को वहाँ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ये सुनते ही फुलवा और सावित्री दोनों बहुत खुश होती हैं। क्या कहा? सच में उर्मिला बहन, उस दरिंदे को वहाँ से निकाल दिया गया है? हाँ, बिल्कुल सच है। दरअसल बड़े साहब के बेटे शहर से पढ़ाई करके वापस लौटे हैं। जब से उन्होंने मुनीम का बर्ताव लोगों के साथ देखा, उन्होंने खुद मुनीम को वहाँ से निकाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कल से हम मजदूरी करने जा पाएंगे। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, फुलवा अपनी सास सावित्री के साथ मजदूरी करने के लिए चली जाती है। बेचारी फुलवा सफेद साड़ी पहनकर कोयले की खान से कोयला उठाकर गाड़ी में भर रही होती है। तभी वहां पर कोयले की खान के मालिक का बेटा सौरभ पहुंच जाता है और फुलवा को इतनी मेहनत करते हुए देख अपने मन में सोचने लगता है, पेट इंसान को क्या क्या करने के लिए मजबूर कर देता है। भला इस औरत में किस चीज की कमी है जो ये यहाँ मजदूरी कर रही है। गांव के कुछ लोगों से सौरभ को फुलवा के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचता है, ऐसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी होगी कि अपनी सास के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार है। सौरभ फुलवा को मन ही मन पसंद करने लगता है, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाता। एक दिन सौरभ के मन में एक ख्याल आता है और वो सावित्री को अपने पास बुलाकर उससे कहता है, देखिए, मुझे गलत मत समझना। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बहू फुलवा से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ये सब आसान नहीं है और फुलवा आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ सोचा है। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और इन पैसों से एक अच्छी दुकान खोलकर उसमें काम कीजिए। लेकिन मालिक, मैं ये पैसे कैसे रख सकती हूँ? कहते हैं भगवान ऊपर से फरिश्ते भेजते हैं। आप ये समझिए कि भगवान ने मुझे आपका फरिश्ता बनाकर भेजा है। अब तो आपको ये पैसे मंजूर होंगे। भगवान आपका भला करे छोटे साहब, आपने तो हमारी जिंदगी के सभी संकट एकदम से दूर कर दिए। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद सावित्री गांव में एक परचून की दुकान खोलती है और अपनी बहू फुलवा के साथ एक अच्छा खासा जीवन व्यतीत करने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सपनों के शहर मुंबई के धारावी बस्ती से कुछ कोस दूरी पर एक गांव में गंगा और सुलोचना नाम की दो सास बहू एक भाड़े की पुरानी खोली में रहा करती थीं। पुश्तों की पुरानी सोच में जीवन यापन कर रहा वो गांव सुख समृद्धि से कोसों दूर था। वहां अब तक उचित शौचालय की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। 70 साल का बूढ़ा ब्रिज बिहारी बड़ी बीमारी के साथ रोग के बिछौने पर लड़ रहा था। भोर सवेर ही मकान मालिक किशोर उनके घर दरवाजा पीटते हुए कहता है, अरे सुलोचना, अरे कहाँ है, बाहर निकल जल्दी। घनघोर गरीबी से जूझ रही गंगा की सास सुलोचना मकान मालिक की आवाज भांपकर फौरन बाहर आकर कहती है, अरे किशोर भाई साहब, आप इतने भोर सवेर, कहिए कैसे आना हुआ? आज 30 तारीख हो गई, जल्दी से घर का भाड़ा निकालो। भाड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है,
दिल्ली से राकेश का जो मनी ऑर्डर आना था उसमें थोड़ा बखत है। इस पर किशोर भौएं ऊंची करते हुए मकानदार होने का बुरा रौब झाड़कर उसे खरी खोटी सुनाकर कहता है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर मकान का भाड़ा नहीं मिला तो खोली खाली कर देना। सुलोचना को स्तब्ध देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आपने झूठ क्यों कहा, जबकि पिछले महीना भर से इनकी कोई खास खबर नहीं है। हो सकता है बहू काम के कारण अस्त व्यस्त होगा, इसीलिए संदेश भेजना भूल गया। तभी एकाएक पोस्टमैन सास बहू को एक संदेश देता है जो दिल्ली में काम कर रहे किशोर की कंपनी की ओर से आया हुआ था। अरे बहू, जरा पढ़कर तो सुनाए संदेश के जरिए क्या सुसमाचार भेजा है किशोर ने। 5वीं पढ़ी हुई गंगा साहस के साथ शब्द जोड़कर पढ़ते हुए कहती है, बड़े ही दुख के साथ हमें ये साझा करना पड़ रहा है कि काम करते रोज राकेश की जान चली गई। इलेक्ट्रीशियन एरिया दिल्ली दफ्तर। राकेश को खोने की खबर से दोनों सास बहू बुरे तौर से बिखर जाती हैं। उनकी उदास आंखों से बह रहे आंसू बरसात की बूंद जैसे बरस रहे थे। 2 दिन बाद, सुलोचना, 2 दिन बीत गए, लाओ मेरा भाड़ा। अभी तो भाड़ा नहीं है। ये सुनकर किशोर कट्टर दिल करते हुए कहता है, उठाओ उस बुढ़ाऊ को और चलती बनो। मगर हम बेबस सास बहू यहाँ से कहाँ जाएंगी? भाड़ा नहीं जोड़ सकती तो भाड़ में जाओ। बेबस सास बहू रोती बिलखती बूढ़े किशोर को साथ लिए काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है। बहू, सवेरे से सांझ हो गई, कहीं भी बात नहीं बनी, जाने आज की रात कहाँ कटेगी। माँ जी, ऊपर रहने वाले उस विधाता पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। तभी उसकी नजर नए बने टॉयलेट की तरफ जाती है। वो वहाँ आकर बैठे ही थे तभी एक अधिकारी उन्हें कहता है, अरे रे रे, क्या आप जानती नहीं है बैठने की जगह जरा भी नहीं है? साहब, हमारे पास रहने का कोई घर नहीं, इस फुटपाथ से मत हटाइए, हालत की मारी बेबस सास बहू है हम। सास बहू की बदतर हालत देखकर अधिकारी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है, अगर आप दोनों सास बहू को हर्ज न हो तो मेरे पास एक काम है। आप दोनों सास बहू साथ मिलकर इस टॉयलेट की सफाई कर लीजिए। ये टॉयलेट तुरंत ही बनकर पूरा हुआ है। आपको लोगों के लिए इसको साफ सुथरा रखना है। इसके लिए आपको रकम भी अदा की जाएगी। बूढ़े ब्रज बिहारी का मुंह देखकर दोनों सास बहू टॉयलेट की सफाई करने को हामी भर देती है। अगले सवेरे गांव के सैकड़ों लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करने आया जाया करते। भोर सवेर उठकर सास बहू टॉयलेट को साफ सुथरा करती और देर रात टॉयलेट के बाहर ही सो जाया करती थी। एक सवेर किशोर उन सास बहू को शौचालय की सफाई करते देख लेता है और नाक भौं सिकोड़ कर कहता है, अरे राम राम राम, यही देखना बाकी रह गया था। अरे और कोई काम धाम नहीं मिला तुम दोनों सास बहू को, हाँ, जो सैकड़ों लोगों के मलमूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की साफ सफाई का जिम्मा उठा लिया। छी छी छी, तुम्हारे संग खड़ा होने से भी घिन आ रही है। देख लो कमला ताई इनके कारनामे। अच्छा किया किशोर तूने, जो इन घिनौनी सास बहू को उस रोज ही खोली से खदेड़ दिया। इनके हाथ से तो पानी पीना भी धर्म भ्रष्ट और पाप करने जैसा है। सभी जन दोनों सास बहू को उनके काम के आधार पर खूब खरी खोटी सुनाकर उनके मन में कटाक्ष प्रहार करते हैं। दोनों सास बहू रोती डहकती हुई कहती हैं, माँ जी, क्या सचमुच हम सास बहू को टॉयलेट साफ करना इतना गलत है? अरे बहू, गलत टॉयलेट की साफ सफाई करने में नहीं, बल्कि इनके दबे कुचली सोच में है। दोनों सास बहू हर एक दिन शौचालय की साफ सफाई के साथ लोगों के बीच सुरक्षा की जागरूकता फैलाना भी शुरू करती हैं। एक रात शौचालय के बाहर सो रही सास बहू सोच में डूबे हुए कहती हैं, जाने वो आसमान में रहने वाले विधाता को हम सास बहू की बेबसी दिखाई क्यों नहीं पड़ रही। सारा दुख हम सास बहू की झोली में ही डाल दिया है। सोने के खातिर एक छप्पर भी नहीं, जिसके चलते हम सास बहू शौचालय के पास सोए हैं। तिल तिल सास को टूटता हुआ देखकर गंगा कहती है, सासू माँ, आप ही तो कहती है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक न एक रोज हमें निजात जरूर मिलेगी। दोनों सास बहू हर एक दिन भाव विभोर होकर टॉयलेट को साफ सुथरा किया करती थी। एक रोज वही अधिकारी वहां आ धमकते हुए कहता है, ये लीजिए,
टॉयलेट की सफाई करने के खातिर आपका मेहनताना। पैसे देखकर बदहाली से जूझ रही सास बहू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गंगा पैसे गिनकर कहती है, टॉयलेट की सफाई करने की खातिर आपने जितनी पगार तय की थी ये तो उससे कहीं ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉयलेट को साफ सफाई के दौरान आपने जो स्वच्छता से संबंधित जागरूकता फैलाई है, सरकार की ओर से आप सास बहू की बखूबी सराहना हुई है। साथ ही आपको एक घर की सहायता भी प्रदान की गई है। ऐसा सुनकर दोनों सास बहू फूले नहीं समाते हैं, जिसके बाद अधिकारी उन्हें उनका घर सौंपकर बधाई देकर चल देता है। देखा सासू माँ, एक बार फिर हम अपने गांव घर लौट आए हैं। हाँ बहू, सरकार की तरफ से घर मिला भी तो हमारे ही गांव की जमीन पर। दोनों की खुशियां शुरू ही हुई थी कि मानो उनकी खुशी को गांव वालों का ग्रहण लग जाता है। अरे ओ शौचालय वाली सास बहू, बाहर निकलो। दोनों सास बहू बाहर निकल आती हैं और सुलोचना कहती है, अरे किशोर भाई, कमला बहन, ये पूरा गांव उठकर हमारे घर के पास। अरे हम तुम दोनों शौचालय साफ करने वाली सास बहू का स्वागत करने नहीं आई हैं, बल्कि ये जानने आए हैं कि अब किस मुंह से गांव में लौटी हो तुम। कमला ताई, इन सास बहू को जरा भी शर्म लिहाज नहीं है। मानव के मल मूत्र त्यागने वाले टॉयलेट की सफाई करती हैं। सास बहू की चुप्पी देखकर गांव के लोगों का विरोध बहिष्कार का बड़ा रूप धर लेता है। तभी एकाएक अधिकारी एक बार फिर वहां आ धमकते हुए कहता है, वाह क्या बात है, एक सास बहू की चुप्पी का क्या खूब फायदा उठा रहे हो तुम सभी। अरे ऐसा भी क्या गलत कर रही हैं ये? इन सास बहू का शौचालय साफ करना उचित नहीं, इन्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए ऐसा करते हुए। तुम सभी का जो स्वस्थ जीवन है ये इन्हीं की बदौलत है। कुछ वक्त पहले तक इस गांव का पूरा समाज खुले में शौच किया करता था, तब जाकर सरकार ने शौचालय का निर्माण कराया। मगर जिस प्रकार इंसान से लेकर सामान को साफ सुथरा रखने की जरूरत पड़ती है, टॉयलेट की भी सफाई की जरूरत होती है। वो भी गनीमत है इन सास बहू की, जिन्होंने मेरे कहते तुरंत टॉयलेट की सफाई के लिए हामी भर दी। इनकी बदौलत तुम सभी संक्रामक बीमारी से बचे हुए हो। अधिकारी की बात सभी को भारी सोच में डुबो देती है। अरे गंगा, सुलोचना, हमको माफ कर दो। हाँ गंगा, आज अधिकारी जी की बात ने शौचालय के प्रति मेरी सोच को बदल कर रख दिया। हमारे दिल में आप सभी के लिए कोई भी गुस्से का गुबार नहीं भरा। इस तरह अंत में सभी लोग शौचालय साफ करने वाली सास बहू को समानतः पहले की तरह दर्जा देकर गांव में उनका स्वागत करते हैं। नारियल बर्फी बनाकर बेचने वाले पति पत्नी की सफलता। केरल के कोल्लम बाजार में अनेकों व्यापारी नारियल पानी बेचने का व्यापार करते थे। उन्हीं में से एक था रामा, जो भोर को नदी के तट पर पर्यटकों को नारियल पानी बेचकर अच्छा खासा कमाई किया करता था। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी ठंडा मीठा, नारियल पानी ले लो, नारियल पानी पियो, स्वस्थ जीवन जियो। रामा के नारियल पानी का व्यापार ठप तब पड़ा जब उसकी देखा देख और भी कई लोगों ने नारियल पानी बेचना शुरू कर दिया, जिसे पूरे दिन भर में रामा की दुकान पर इक्का दुक्का पर्यटक ही नारियल पानी खरीदने आता था। देर शाम वो बेमन से घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी नंदिता कहती है, आइयो रामा, तुम इतना उदास क्यों दिखता जी? अरे नंदिता, जब से तट पर लोगों ने नारियल पानी बेचने का धंधा शुरू किया है, कमाई बढ़ चुकी है। ऐसे में अब पुराने नारियल पानी वाले के पास पर्यटक आते ही नहीं, लोगों की होड़ नए दुकानदार के पास रहती है। तुम चिंता मत करो जी, बप्पा पे भरोसा रखो, वो हमको कोई ना कोई काम मुहैया कराएगा। नया काम जमाना बच्चों का खेल है क्या? बार बार घाटा झेलना मेरे बस की नहीं है नंदिता। दोनों के बीच बहसबाजी होने लगती है। तभी वहां नंदिता की पड़ोसन प्रोमिला लड्डू से भरा थाल लेकर भीतर आती है। अरे रामा भाई, ये लो नारियल के लड्डू खाओ। नंदिता हाथ बढ़ाकर झट से अपने और रामा के हिस्से का लड्डू उठा लेती है, जिसके बाद प्रोमिला वहां से चल देती है और रामा कहता है, यहाँ धंधा चौपट पड़ा है और तुम्हारे मन में नारियल के लड्डू फूट रहे हैं। आइयो रामा, अभी परसों राखी है और राखी में मिठाइयों की कितनी होड़ मचती है, ये तो तुम जानते हो ना जी। प्रोमिला का नारियल का बागान है जिसमें ढेरों नारियल उगते हैं। मैं सोच रही हूँ कि उससे सस्ते दर पर नारियल खरीदकर नारियल की बर्फी बनाकर बेची। नंदिता की नारियल की बर्फी की बात रामा को जच जाती है। अगली भोर दोनों प्रोमिला के घर आते हैं। प्रोमिला, हमको तुम्हारे नारियल के बागान से नारियल चाहिए। घबराओ नहीं, हम तुमसे पैसे देकर नारियल खरीदेंगे। ठीक है नंदिता,
मगर बरसात के चलते नारियल के पेड़ गीले हैं, इसलिए नारियल की गाछ पे सावधानी से चढ़ना। दोनों नारियल के बागान में आते हैं जहाँ पेड़ की ऊंचाई पर नारियल के गुच्छे लटके होते हैं। अयो रामा, ध्यान से चढ़ना जी। अब बरसों से नारियल के पेड़ों पर चढ़ाई की है। नारियल तोड़कर दोनों उन्हें बोरियों में भरकर घर लौट आते हैं और साथ मिलकर नारियल की बर्फी बनाना शुरू करते हैं। रामा, तुम नारियलों को बारीकी से घिसो, इतने में मैं काजू बादाम काट कर रख देती हूँ। फिर नंदिता बड़ी सी कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाकर घिसे हुए नारियल को घी में भूनने लगती है। बर्फी बनाने लायक नारियल भुन चुके हैं, अब इसमें नारियल के आधे भाग चीनी डालकर और पकाना होगा। नंदिता नारियल की बर्फी का मसाला तैयार करके उन्हें बड़ी सी परात में मिलाकर उनकी बर्फी काट देती है और काजू इत्यादि से सजाकर उन्हें कुछ देरी के लिए छोड़ देती है। अरे वाह नंदिता, तुमने तो एकदम हलवाई के जैसे नारियल बर्फी बनाई है। चलो कल राखी है, इसलिए ज्यादातर लोग आज ही मिठाई खरीद कर रख लेंगे। दोनों पति पत्नी नारियल की बर्फी लेकर नत्थू हलवाई की दुकान के एकदम सामने खड़े हो जाते हैं। नारियल की बर्फी, नारियल की बर्फी, खोए पिस्ते से लबालब भरी नारियल की बर्फी, खाओ खाओ। आते जाते ग्राहक उनकी बर्फियों पर नजर मारकर नत्थू मिठाई वाले की दुकान पर जम जाते थे, जिसे देख नत्थू ऐंठते हुए कहता है, अरे ओ रामा और नंदिता, मेरी मिठाई की दुकान से तुम्हारे इस टुच्ची बर्फी का कोई मुकाबला नहीं, समझे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे नारियल की बर्फी धरी की धरी रह जाएगी और हमें भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। अयो रामा, मेरे दिमाग में एक तरकीब चल रही है, क्यों ना हम अपने नारियल की बर्फी का दाम थोड़ा कम करके उन्हें बेचें? फिर क्या था, दोनों पति पत्नी बर्फियों का दाम घटाकर उन्हें बेचने लगते हैं। देखते ही देखते उनके तखत के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। नारियल की बर्फी खाओ, नारियल की बर्फी, ताजी ताजी सस्ती नारियल की बर्फी खाओ। अरे ओ बर्फी वाले, जरा जल्दी से 25 पीस नारियल की बर्फी बांध दो। ये लो काका, पति पत्नी स्पेशल नारियल की बर्फी। पति पत्नी के नारियल की बर्फी से लुभाकर लोगों की बड़ी भीड़ उन्हीं के इर्द गिर्द जमा हो जाती है, जिसे देख नत्थू मिठाई वाला जल भुनकर कहता है, जब से इन पति पत्नी ने मेरी दुकान के आगे अपने इस नारियल के बर्फी का धंधा खोला है, मेरी दुकान एकदम मिठाई की ठप पड़ गई है। इक्के दुक्के लोग आते हैं और मिठाई और बर्फियों के भाव जानकर उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जाने इनकी इस नारियल की बर्फियों में ऐसा भी क्या मिला है जो ये कल तक मेरी मिठाई की दुकान में भिनभिनाने वाले ग्राहक इनकी बर्फी को गुड़ समझकर मक्खियों के जैसे चिपक गए हैं। कुछ ही पलों में उनकी बनाई बर्फियां खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद वो घर लौट आते हैं। देखा रामा, हमारी बनाई नारियल की बर्फी लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में भाई कि सारी खत्म हो गई, जिससे हमें अच्छा मुनाफा भी हुआ है। अब कल और ज्यादा नारियल की बर्फी बनाकर बेचेंगे। नंदिता, आज त्योहार के चलते पूरे बाजार में मिठाई की मांग थी, इसलिए हमारी बर्फियां आसानी से बिक गईं। इसलिए कल पहले हम इतनी ही मात्रा में नारियल की बर्फी बनाएंगे। दोनों खा पीकर सवेरे उठने की खातिर जल्दी सो जाते हैं और रामा फिर से प्रोमिला के बागान से तोड़े हुए नारियल की कीमत अदा करके उन्हें लेकर घर आ जाता है। दोनों दंपति साथ मिलकर नारियल की बर्फी तैयार करके उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। नारियल की बर्फी खाओ भैया, आ गई है बाजार में नारियल और खोए से बनी चाशनी में छनी मोतियों सी नारियल की दानेदार बर्फी, एकदम सस्ते दामों में। अरे ओ बर्फी वाली, कैसे बेच रही हो ये नारियल की बर्फी? एक नारियल की बर्फी मात्र 10 रुपए में। हाय दैया, अरे बर्फी में पड़ा सारा हर्जाना हमसे ही चुकता करोगी क्या? इतना महंगाई क्यों? काकी, दुकानदार चाहे कितना ही सस्ता क्यों ना बेच ले, ग्राहकों को महंगा ही जान पड़ता है। वो देखो नत्थू मिठाई वाले की दुकान, यही नारियल की एक बर्फी उसकी दुकान में 20 रुपए की एक पड़ेगी, वो भी न जाने कितने दिन पुरानी। अरे सौदा तो दोनों का एक है, फिर उस मिठाई वाले ने बर्फी का गला काट दाम क्यों रखा है? अरे काकी, उसके दाम को छोड़ो और ये लो पति पत्नी की स्पेशल नारियल बर्फी। गुजरते हुए हर दिन के साथ नारियल की बर्फी बेच रहे दंपत्ति की कमाई बुलंदियां छूने लगती है। बढ़ती कमाई से वो एक भाड़े पर दुकान लेकर पति पत्नी की नारियल बर्फी नाम से एक बर्फी की दुकान खोल देते हैं, जिससे उन्हें बाजार में और ज्यादा नाम मिलता है। नंदिता, अब
हमको दुकान का भाड़ा भी भरना होगा। क्यों ना हम नारियल की बर्फी के साथ नारियल के लड्डू भी शामिल कर लें। हाँ रामा, तुमने एकदम सही कहा। अब से हम नारियल के लड्डू भी बनाया करेंगे, क्योंकि एक से भले ही दो जी। दोनों पति पत्नी नारियल के लड्डू और बर्फी बनाकर उन्हें बेचने लगते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू किया। 1 महीने बाद, रामा, ये हमारी दुकान की महीने भर का जोड़ बटोर है। प्रोमिला अपना नारियल का बाग बेच रही है, क्यों ना इन पैसे से हम दोनों उसका बाग खरीद लें। हाँ, इसे प्रतिदिन नारियल खरीदने के जाने वाले पैसे बच जाएंगे। वो दोनों प्रोमिला से नारियल का बाग खरीद लेते हैं और रामा कहता है, अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि कल तक जिस बाग के नारियल तोड़ने और यहाँ कदम रखने के लिए हमको इजाजत लेनी पड़ती थी, आज ये बाग और ये नारियल के सैकड़ों पेड़ हमारे हैं। नारियल के बर्फी बेचकर वो दंपत्ति अच्छा घर ले लेते हैं और वही काफी रईस भी हो जाते हैं। उनकी बनाई नारियल की बर्फी को शादी के शुभ अवसरों में भी शामिल किया जाता है। कुछ इस कदर सफलता नारियल की बर्फी बेचने वाले पति पत्नी के इस जोड़े की कदम चूमने लगती है, जिसके बाद उन्हें कभी पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ता। गर्भवती बहू की हत्या। हस्तिनापुर के एक छोटे से गांव में एक आराध्या नाम की लड़की अपनी सास पूनम के साथ रहती थी। आराध्या की शादी को अभी दूसरे साल ही चल रहा था और 1 महीने पहले ही आराध्या का पति अर्णव एक प्लेन क्रैश में मर गया था। इस दौरान आराध्या प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसकी सास पूनम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन पूनम आराध्या को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे आराध्या, कहाँ है तू? सुबह के 12 बज गए हैं, सूरज भी सर पे एकदम चढ़ आया है। क्या तुझे घर में कोई काम नहीं दिखता? तभी आराध्या नींद से जागकर अपने बिस्तर से उठकर अपनी सास के पास आती है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा होता है और आंखें लाल होती हैं। तभी आराध्या अपनी सास पूनम से कहती है, माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी कारण मैं कुछ देर आराम कर रही थी। बस थोड़ी सी देर मुझे आराम कर लेने दीजिए। अभी दवाई खाई है, कुछ ही देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे तू दवाई खा चाहे कुछ भी खा, लेकिन मुझे मेरे घर को बिल्कुल साफ चाहिए। सबसे पहले जा और मेरे लिए नाश्ता बना कर ले आ। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, आप थोड़ी देर बैठकर इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। कुछ ही देर में आराध्या किचन के अंदर जाती है और अपनी सास पूनम के लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। तबीयत खराब होने के बाद भी वो सारे घर का काम करती है, जिसके बाद सब काम खत्म करके वो अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। आराध्या अपने पति की फोटो लेकर उससे बातें करने लगती है। अजी, आप मुझे छोड़कर यूं क्यों चले गए? आपके जाने के बाद माँ जी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। ऐसा कहकर आराध्या अपने कमरे में अपने पति की फोटो को देखकर रोती रहती है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर पूनम की दोस्त सावित्री पहुंच जाती है। सावित्री पूनम से कहती है, अरे पूनम, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम कर लेती है और फिर तुम्हारा ख्याल भी रखती है। अरे कुछ भी ठीक नहीं है, जब देखो अपने कमरे में आराम करती रहती है। ये सारा काम तो मैंने किया है, अभी भी अपने कमरे में है और आराम कर रही है। अरे आराम के अलावा तो जैसे अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर ही नहीं आई है। ये सुनकर सावित्री को बहुत अजीब लगता है, लेकिन सावित्री पूनम की बातों को अनसुना करके वापस अपने घर चली जाती है। शाम होते ही आराध्या रसोई में जाकर डिनर बनाना शुरू कर देती है। उसी वक्त बर्तन धोते धोते समय अचानक से आराध्या के हाथों से कांच की प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है, जिसके बाद वहां पर पूनम पहुंच जाती है और टूटे हुए कांच की प्लेट देखकर वो आराध्या के ऊपर चिल्लाने लगती है। अरे तूने ये क्या कर दिया? तुझे पता भी है ये कितना महंगा सेट था? तेरी वजह से मेरे घर के सारे बर्तन टूट गए हैं। अरे काम के समय काम पर ध्यान रखा कर। माँ जी, ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, आप मुझे गलत समझ रही हो। आराध्या के ये कहने के बाद पूनम को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद पूनम गैस ऑन करके आराध्या का हाथ पकड़ती है और गैस के ऊपर जलाने लगती है।
बेचारी आराध्या जोर जोर से चीखने लगती है। माँ जी छोड़ दीजिए, मुझे तो जोर से दर्द हो रहा है। माँ हाथ जल रहा है, ऐसा मत करो मेरे साथ, इतना बड़ा अन्याय मत करो। अगर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तुझे सबक सिखाने के लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। हर रोज पूनम किसी न किसी वजह से बेचारी आराध्या को परेशान करती रहती है। एक दिन पूनम अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही होती है। टीवी में सास बहू का सीरियल चल रहा था। तभी वो अपने आप से कहने लगती है, अरे अगर इस पूनम की बच्ची के ऊपर मेरे बेटे की सारी संपत्ति नहीं होती तो मैं इसे कब का मार देती। लेकिन अब इसकी संपत्ति जब तक मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक मैं इसे कैसे छोड़ दूं। ऐसा सोचकर वो टीवी देख रही होती है कि ये सब आराध्या दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है माँ, जो मेरी हत्या करना चाहती हो, और ऊपर से उन्हें मुझसे ज्यादा मेरे नाम हुई प्रॉपर्टी की चिंता है। बेचारी आराध्या ये सोचते हुए अपने कमरे में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो पूरी रात कमरे में रोते हुए ही निकाल देती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आराध्या सुबह उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ ही घंटों में उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है, जिसके बाद आराध्या दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर एक वकील खड़ा होता है जिसका नाम प्रशांत होता है। प्रशांत जैसे ही आराध्या को देखता है वो आराध्या से कहता है, अरे आप ही हो ना आराध्या जी, आपने अपनी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे, मैं उन पेपर्स को लेकर आया हूँ। अरे हाँ, मैंने ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए थे, जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी आराध्या अपनी सास को बुलाने के लिए आवाज लगाती है, माँ जी कहाँ हो आप, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, देखो घर पर कोई आया है। जैसे ही पूनम अपने कमरे से बाहर जाती है, उसे अपने सामने एक वकील दिखाई देता है। वकील कुछ पेपर आराध्या को देता है और आराध्या उन पेपर्स पर साइन करके तुरंत उन पेपरों को पूनम के हाथ में रख कर कहती है, माँ जी आपको मेरे से ज्यादा इस संपत्ति की चिंता थी, ये लो मैंने सारी संपत्ति आपके नाम कर दी है, आज के बाद मेरा इसमें से कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद पूनम बहुत खुश होती है, लेकिन वो आराध्या से कहती है, अरे वाह आराध्या, तुमने तो आज सब कुछ ठीक कर दिया। अच्छा हुआ तुमने मेरे बिना कहे ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, वैसे भी तुम इसे अकेले कैसे संभाल पाती। तभी आराध्या अपने मन ही मन सोचने लगती है, हाँ सही कहा आपने, मैं इस प्रॉपर्टी की हकदार नहीं हूँ। बेचारी आराध्या ऐसा सोचकर अपने घर के बाकी के कामों में लग जाती है और पूनम उन पर पेपरों को ले जाकर अपनी अलमारी में रख देती है। जिसके बाद पूनम अपने बेड पर लेटकर आराम से सोचती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। तभी पूनम को ख्याल आता है, हे भगवान ये क्या, मैंने तो इसके बारे में पहले सोचा ही नहीं। अगर आराध्या ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया तो और उसका बच्चा लड़का पैदा हुआ तो सारी संपत्ति तो उसी के नाम हो जाएगी, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ तो करना होगा। ये सोचकर पूनम आराध्या को वहाँ यहाँ ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में पूनम आराध्या को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुँच जाती है, जहाँ आराध्या कपड़े सुखा रही होती है। तभी पूनम के मन में ख्याल आता है, अरे ये तो यहाँ कपड़े सुखा रही है, यही सही मौका है इसे धक्का देकर नीचे गिराने का। इसे नीचे गिराकर मैं इसका और इसके बच्चे का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। पूनम तुरंत मौका ढूंढकर आराध्या को धक्का दे देती है, जिसके बाद आराध्या छत से नीचे गिर जाती है। लेकिन छत से नीचे गिरते ही वो बच जाती है, क्योंकि इस बार भी आराध्या अपनी सास की चाल पहले ही समझ जाती है और वो पुलिस वालों को फोन कर देती है। पुलिस वाले सही वक्त पर आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद आराध्या अपनी सास को अरेस्ट करवा देती है और उससे कहती है, अरे माँ जी, मैंने तो पहले ही सारी संपत्ति आपके नाम कर दी थी, उसके बाद भी आपने मुझे मारने के बारे में सोचा। अरे मैं तो अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी और मैं उसे कमा कर भी खिला सकती थी, लेकिन पैसों के लालच में आप बिल्कुल अंधी हो गई और आपने एक बार भी अपने पोते के बारे में नहीं सोचा। तभी आराध्या की बात सुनकर पूनम को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो आराध्या से माफी मांगते हुए कहती है, अरे बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे पुलिस के हवाले मत करो। माँ जी, मैंने अपने बड़ों से कहावत सुनी थी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, उसी तरह आप भी हो, आप कभी भी नहीं सुधर सकती, इसीलिए आपको सजा मिलना बहुत जरूरी है।
ऐसा कहकर आराध्या अपनी सास पूनम को अपनी हत्या के जुर्म में उसे पुलिस के हवाले कर देती है। वहीं कुछ महीनों के बाद वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके साथ वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। जादुई पहिया सुनहरा वाहन। श्याम नाम का कुम्हार सीतापुर गांव में अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था। दोनों का एक प्यारा सा 10 साल का बेटा था, जिसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। ऐसे ही सुबह की बात है, श्याम अपने पहिए पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। तभी एक ग्राहक उससे आकर बोलता है, अरे श्याम, ये मिट्टी का घड़ा कैसे दिया? जी 50 के 2। ठीक है, ये दे दो। वो ग्राहक घड़ा लेकर जा ही रहा था कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिसे देख श्याम फटाफट से उस आदमी के पास जाता है और बोलता है, अरे इसके तो बहुत खून निकल रहा है और हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। श्याम ये बोलकर उसे हॉस्पिटल पर ले जाता है, जहां उसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तभी श्याम घर आकर अपने जादुई पहिए को घुमाकर बोलता है, हे जादुई पहिया, मेरी मदद करो, मुझे किसी के इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। श्याम के इतना कहते ही पहिया घूमने लगता है और उसमें से सोने के सुनहरे खिलौने निकलने लगते हैं, जिन्हें लेकर वो सुनार को बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उसे श्याम उस आदमी के इलाज में लगा देता है और बोलता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। कोई बात नहीं, ये लो और पैसे, अगर जरूरत हो तो बता देना। अरे नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। रख लो, तुम इतनी जल्दी काम नहीं कर पाओगे, कुछ हफ्तों का खर्चा है, आराम से रहना। जी शुक्रिया, आप बहुत भले इंसान हैं। श्याम इतना बोलकर चला जाता है। एक दिन की बात है, श्याम का बेटा रोहन अपनी मिट्टी के खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी 2 बड़े लड़के आकर उसके मिट्टी के खिलौने को तोड़कर हंसते हुए बोलते हैं, अले ले ले ले, क्या हुआ? बच्चे का खिलौना टूट गया, अब कैसे खेलेगा तू? भैया, आपने क्यों तोड़ा मेरा खिलौना? मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला था। हमारा मन किया और हमने तोड़ दिया। बोल, अब क्या करेगा? आंखें दिखा रहा है? अच्छा जी, आपने ठीक नहीं किया भैया। अच्छा, तो अभी हम और अच्छा कर देते हैं। ये बोलते ही वो दोनों लड़के उस खिलौने को अपने पाँव से और चकनाचूर करने लगते हैं और कहते हैं, अब बता बेटा, क्या करेगा? रोहन रोते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और उसे सब बता देता है। तभी श्याम आता है और उसे रोता हुआ देख पूछता है, अरे क्या हुआ ममता, रोहन क्यों रो रहा है? अजी, ये बाहर खेल रहा था तो किसी ने इसके जानबूझकर मिट्टी के खिलौने तोड़ दिए, तभी से ही रोई जा रहा है। बस इतनी सी बात, मैं अभी तेरे लिए बढ़िया सा खिलौना लाता हूँ जो टूटेगा भी नहीं। श्याम इतना कहकर जादुई पहिए के पास जाकर उसे घुमाकर बोलता है, हे जादुई पहिया, मुझे मेरे बेटे के लिए एक मजबूत खिलौना चाहिए ताकि वो रोए ना। श्याम की इच्छा सुनकर जादुई पहिया घूमने लगता है और उसमें से सुनहरे खिलौने, ट्रक, बुलडोजर निकलते हैं, जिन्हें लेकर श्याम अपने बेटे को दे देता है और कहता है, ये लो बेटा, अब ये खिलौने नहीं टूटेंगे। वाह पापा, आप तो बहुत ही सुंदर खिलौने लाए हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। हाँ बेटा, ये पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं। जाओ खेलो अब। शुक्रिया पापा। रोहन इतना कहकर अपने खिलौनों के साथ खेलने चला जाता है। वो दोनों लड़के फिर से आते हैं और उसके खिलौने को छीनकर कहते हैं, अच्छा बेटा, आज तो तू और बढ़िया खिलौने ले आया है, तो चलो इसके साथ भी वही हाल करते हैं जो इसके साथ पहले खिलौने के साथ किया था। नहीं भैया, फिर से मेरे खिलौने के साथ आप ऐसा मत करिए। रोहन उन्हें बहुत रोकता है, लेकिन वो दोनों लड़के नहीं सुनते और उसके हाथ से खिलौने लेकर जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिसके बाद वो खिलौने अपने से बड़ी आकार में आ जाते हैं और चलने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़के हैरान होते हुए कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा हो गया और अपने आप चलने लग रहा है। दोनों डरकर अपनी आंखें मलते हैं। गाड़ी उनकी तरफ बढ़ती है और दोनों अपने कदम पीछे करने लगते हैं। अरे ये गाड़ी हमारे ऊपर चढ़कर हमें मार डालेगी, चलो भागते हैं यहाँ से। ये दोनों भाग गए। मुझसे पंगा नहीं ले सकता। ये बोलकर दोनों वहां से डर के भाग जाते हैं। उनके भागते ही खिलौना फिर से छोटा हो जाता है। रोहन फिर से उनके साथ खेलने लगता है। वक्त गुजरता,
श्याम अपने जादुई पहिए से सबकी मदद करता है और जिन पर पैसा नहीं होता उन्हें सोने के खिलौने बेचकर पैसे देता है, गरीबों को खाना खिलाता है। ऐसे ही एक दिन श्याम बाजार में अपने मिट्टी के खिलौने बेचने गया था। तभी उसे व्हील चेयर पर बैठा अपना छोटा भाई विनय और उसे पकड़ती हुई उसकी पत्नी माधवी दिखती है, जिन्हें वो कहता है, अरे विनय, तेरी ये हालत कैसे हुई? अरे भाई साहब, आप यहाँ कैसे? मैं तो खिलौने बेचने आया था, पर तू बता इतनी जख्मी हालत में क्यों है? भैया, कल मैं अपने दफ्तर में सीढ़ियों से उतर रहा था कि फिसल गया और मेरे हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गया। अरे फिर तो तुझे ठीक होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जब तक तू अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा? और माधवी भी तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगी। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। इस तरह श्याम दोनों को अपने घर ले आता है। तभी माधवी बोलती है, भाई साहब, पहले तो आप छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, अचानक से इतना बड़ा घर कब ले लिया आपने? क्या बताऊं माधवी, शायद कर्मों का फल है। कुछ महीने पहले की बात है, हमारे दिन सही से नहीं कट रहे थे। मैं सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाकर 2 पैसे कमा पाता था, जिनसे घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था। उस दिन मुझ पर पैसे नहीं थे। किसी तरह मिट्टी के 2 बर्तन बेचे, जिससे मैं सिर्फ एक टाइम का खाना बना पाया। हम सब खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी हमारे घर पर एक बाबा आए और बोले, अरे बेटा, कोई है क्या? बहुत भूख लगी है बेटा, कल से कुछ नहीं खाया। बाबा आप रुकिए, मैं अभी लेकर आया। श्याम इतना बोलकर अपना और ममता के खाने का हिस्सा बाबा को खिला देता है। तभी वो बाबा कहते हैं, बेटा मुझे और भूख लग रही है, थोड़ा खाना और मिलेगा क्या? कोई बात नहीं रोहन, को बाद में खिला दूंगा, बाबा को देना जरूरी है। ये लीजिए बाबा, इसे खा लीजिए। श्याम अपने बेटे का हिस्सा भी उन बाबा को खिला देता है। ये देखकर बाबा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया बेटा, आज तुमने मुझे पेट भर खाना खिलाया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बेटा तुम मिट्टी बनाने का काम करते हो ना? जी बाबा। ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। जिस मिट्टी के पहिए पर तुम काम करते हो, अब से वो कोई मामूली पहिया नहीं, एक जादुई पहिया बन चुका है। तुम्हें जब भी जरूरत होगी तुम बस प्रार्थना करना, और जैसे ही उसे कुछ बोलोगे वो पहिया घूमेगा, जिसमें से एक तेज रोशनी के आने के बाद सुनहरे वाहन के खिलौने निकलेंगे। उसे बेचकर तुम अपनी और लोगों की मदद करना। ऐसा कहकर बाबा चले जाते। कुछ देर बाद श्याम को बाबा की बात याद आती है और पहिया घुमाकर बोलता है, हे पहिए, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी और बच्चों ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, मुझ पर कृपा करो। श्याम के इतना कहते उस जादुई पहिए में से एक तेज रोशनी आती है और उसमें से 2 सोने के बने खिलौने, बस, ट्रक आदि निकलते हैं। ये देखकर श्याम और ममता बोलते हैं, अरे ये क्या, इसमें तो सोने के खिलौने निकल रहे हैं। हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये उन बाबा का आशीर्वाद है। श्याम के इतना कहते ही वो इन सुनहरे खिलौनों को सुनार को बेच देता है, जिसे बेचकर उस पर बहुत पैसे आ जाते हैं। फिर वो अपना नया घर और एक मिट्टी की दुकान खरीद लेता है और खुद मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगता है। बस तब से ही मेरे भाग्य खुल गए और मेहनत करना मैंने जब से भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब भी मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। सही कहा भाई साहब आपने, मनुष्य को कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वो अमीर हो या गरीब। इस तरह श्याम जादुई पहिए से विनय और माधुरी की मदद करता है ताकि कुछ महीनों तक वो अपना खर्चा आराम से चला सके। दूसरी तरफ श्याम गरीबों की भी मदद किया करता था, जिससे श्याम के दिल को बहुत संतुष्टि मिलती थी। आ गया मैं, वापस आ गया। आज अमावस की रात है, गांव वालों मेरे सामने आओ, मेरी इच्छा पूरी करो, जल्दी आओ, नहीं आए तो जानते हो ना इस गांव को शमशान बना दूंगा। भयंकर शैतान के बोलते ही आसपास का माहौल बिगड़ जाता है। तेज आंधी आती है, पूरे गांव की लाइट चली जाती है। गांव वाले लोग थर थर कांपने लगते हैं। तभी विनायक लालटेन जलाता है और शांता अपने बेटे को गले से लगा लेती है। विनायक जी,
मुझे लगता है वो शैतान आ गया है। इस बार भी बलि लेकर ही रहेगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देना चाहती विनायक। मेरा विनू अभी छोटा है, अभी तो उसे ठीक से 2 साल भी पूरा नहीं हुआ। तुम जानती हो ना, अगर हमने अपना बच्चा उस राक्षस को नहीं दिया तो वो सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा, वरना गांव वाले हमसे हमारा बच्चा छीनकर उस राक्षस को सौंप देंगे। नहीं नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। मेरा बच्चा देखे तो कितना छोटा है वो। अरे समझने की कोशिश करो शांता, हमें बच्चा देने जाना होगा। अरे वो आ चुका है। गांव के सभी लोग हाथ में मशाल लिए शांता के घर पर आते हैं। खुद दरवाजे पर खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खोलो शांता, दरवाजा खोलो, वो राक्षस आ चुका है। हमें चलना चाहिए वरना वो पूरे गांव को ले डूबेगा। विनायक, विनायक रोकिए ना इन्हें, रुकिए, आप मुझे छुपा दीजिए वरना ये मेरा बच्चा मुझसे ले जाएंगे। दरवाजा खोलो, राक्षस आ चुका है, ज्यादा देर नहीं रुकेगा, अपने बच्चे को लेकर चलो। विनायक अपने 1.5 साल के बच्चे को शांता की गोद से जबरदस्ती लेकर उस राक्षस की ओर बढ़ता है और शांता उसका पैर पकड़कर अपने बच्चे की भीख मांगती है। पर विनायक आंखों में आंसू लिए दिल को संभाले आगे की ओर बढ़ता है और राक्षस को कहता है, राका, राक्षस, ये लो तुम्हारी बलि, मैं अपने बच्चे को ले आया, ले जाओ इसे। आकर आ ही गया, मैं खुश हूँ। तुमने चुपचाप मुझे अपना बच्चा देना मंजूर किया। लाओ अब। विनू, मेरा बच्चा राक्षस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। चाहे मुझे मार डालो। क्या है ये सब? क्या तुम इस बच्चे को देना नहीं चाहते? जानते हो ना बदले में तबाही होगी। नहीं राका, तुम ले जाओ हमारे बच्चे को। ये हुई ना बात। शांता अपने बच्चे के लिए बहुत बिलखती है, पर विनायक उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। इतने में राक्षस बच्चे को लेकर जंगल में पहुंच जाता, उसे एक घेरे में रखता है और बलि चढ़ाने की विधि करने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं दाक्षास असुरः ध्वनि उच्चारति आसुरः अम्मा। इस बच्चे की बलि स्वीकार कीजिए बलिसुर। राका के ये विधि करते ही वो उस बच्चे को तलवार से काटकर उसका रक्त राक्षस को अर्पण करता है। तभी बलिसुर उससे खुश होकर चला जाता है। आखिर मेरा ये काम पूरा हुआ। गांव वालों, अब अगले साल आऊंगा, मैं फिर से एक बच्चे की बलि चढ़ाऊंगा, तो तैयार रहना, अमावस के दिन ही आऊंगा। यहाँ एक तरफ राका खुश होकर अपने अगले साल आने के लिए गायब हो जाता है, वहीं शांता बहुत रो रही थी। विनायक और पड़ोसन उसके पास दिलासा देने आते हैं तो कहती है, दूर हो जाओ सब मुझसे, दूर हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी मुझे। तुम सब मेरे बच्चे के कातिल हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। और आप, अब से आप मेरे पति नहीं हैं। अपने हाथों से अपने बच्चे को उस राक्षस को सौंप दिया। ये कहकर शांता घर में खुद को बंद कर लेती है। विनायक भी टूट जाता है। ऐसे ही अगले साल फिर वो राक्षस अमावस की रात को आता है और इतने ही छोटे बच्चे को उसकी माँ बाप उससे राक्षस को सौंप देते हैं, जिसके बाद वो राका वही विधि करके अपने बलिसुर को बच्चे की बलि चढ़ा देता है। आखिर गांव पर ऐसी क्या विपदा आई थी जो माँ बाप को मजबूर होकर अपने बच्चे को खुद उस राक्षस को सौंपना पड़ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प मोड़ की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछले 3 सालों में उस राक्षस ने 3 छोटे नवजात शिशुओं की जान ले ली थी। अमावस की चौथी रात आने को थी। फिर सुनैना और मोहित शहर से इस गांव में अचानक से रुकने के लिए आ गए थे। रास्ते में उनकी खराब कार हो जाती है कि 1 साल का बच्चा वो हाथ में लिए कहती है, सुनिए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी वो, अब पर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब आपका? हाँ जी, कुछ नहीं, मैं आपको रहने का कमरा दिखाता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। सुने ना, लाओ बच्चे को मुझे दे दो। नहीं मोहित, मैं संभाल लूंगी, आप बैग्स का ध्यान रखिए और इसकी दूध की बोतल दे दीजिए। ये लो,
इस तरह विमलेश और उसकी पत्नी उन दोनों को अपने घर का एक कमरा दे देते हैं। तभी विमलेश कहता है, हाँ जी, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, और कुछ चाहिए होगा तो हमें बता देना। जी जरूर। तभी विमलेश कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी मोना से कहता है, अरे तुम पागल हो क्या, जो इन्हें सब कुछ बोलने वाली थी? विमलेश, मेरा बोलना जरूरी था। कहीं वो राक्षस इनके बच्चे को भी ले गया तो 3 दिन बाद वो आने ही वाला है। तो आने दो, कम से कम इस बार हमारे गांव का बच्चा तो बच जाएगा राक्षस की बलि चढ़ने से। आप कैसी बातें कर रहे हो? बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का हो। तुम सही कह रही हो, पर तुम्हें चुप रहना होगा, हमारी भलाई इसी में है। 2 दिन बीत जाते हैं। सुनैना और मोहित को गांव के लोगों का चुप चुप और डर के रहना बड़ा अजीब सा लगता है। अगले दिन अमावस की रात फिर आती है। तेज आंधी चलती है, लाइट चली जाती है। गांव के सभी लोग मशाल लिए इसी जगह खड़े हो जाते हैं और विमलेश, मोना उसके बच्चे को उठाकर चल देते हैं। मेरे बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हो? और गांव में अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? अरे राक्षस आ रहा है और तुम्हें अपने बच्चे की बलि देनी होगी। तुम्हारे बच्चे को ले जाएगा राक्षस। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। क्या राक्षस लगा रखा है तुम लोगों ने? ये इस गांव का एक नियम है। हर साल की एक अमावस की रात को राक्षस गांव के एक नवजात बच्चे को ले जाता है। तुम्हें इस गांव में आना नहीं चाहिए था। यहाँ नवजात बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इसलिए बलि तुम्हारे बच्चे के ही चढ़ेगी। ये क्या बकवास है? छोड़ो हमारे बच्चे को। ये गांव का काला सच है। तुम्हारी तरह 3 माओं ने अपने बच्चे को ऐसे ही खोया है। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था कि आप सब हर साल उस राक्षस को बच्चा देना पड़ता है? क्योंकि आज से 3 साल पहले वो इस गांव में आकर आतंक मचा रहा था। उससे बचने के लिए पूरा गांव उसके कदमों में झुक गया और कहा, सब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें बख्श दो, यहाँ से चले जाओ, मासूम लोगों को मत मारो। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? या तो तुम सबका खून पी लूंगा या तुम मुझे बच्चा दोगे। मतलब ये कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम सबको ना मारूं तो हर साल अमावस की रात आऊंगा और एक नवजात शिशु को ले जाऊंगा और फिर उसकी बलि चढ़ाऊंगा। गांव वाले राक्षस की बात से हाहाकार करते हैं, पर अंत में उसकी बात मानकर उसे बच्चा दे दिया करते थे जिसकी वो बलि चढ़ाता था। तब से हम हर साल उस राक्षस को अपना एक बच्चा दे देते हैं। आपने उस राक्षस की बात मान ली, लेकिन उस राक्षस को खत्म करना नहीं चाहा। पर मैं उस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगी और अपना बच्चा हरगिज नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुनैना। क्या आप सब हमारे साथ हैं? जितना जल्दी हो सके उस भूत को मारने की तरकीब सोचिए। गांव वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी भीड़ से एक औरत निकलकर कहती है, बेटा, मेरे पास एक दिव्य माला है। अगर उस माला को वो राक्षस छू ले तो वो मर सकता है, पर ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि वो माला बहुत प्रकाश करती है और राक्षस उसे देखते ही जान जाएगा, तो वो उसे नहीं छुएगा। मुझे पता है वो माला कैसे छुएगा। मैं एक नकली बच्चे को वो माला लपेट दूंगी। वो राक्षस जैसे ही उस बच्चे को हमारे हाथ से लेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सुनैना जल्दी से गुड्डे के बच्चे को उस माला से लपेटकर बच्चे के कपड़े पहना देती है। तभी वो राक्षस गुर्राने लगता है, गाँव वालों, मैं आ गया हूँ, जल्दी से मुझे वो बच्चा दो, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। ये लो मेरा बच्चा, ये लो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम इस गांव की तो नहीं लगती, बच्चा तो मैं ले जाऊंगा वैसे। लाओ दो। ये कहते ही राक्षस उसके हाथ से बच्चा छीन लेता है और माला के स्पर्श होते ही वो राक्षस बम की तरह जोर से फट जाता है, जिसके बाद वो राक्षस का अंत होता है और सुनैना, मोहित अपने बच्चे को लेकर हमेशा के लिए अपने शहर चले जाते हैं।